इस एपिसोड को सुनने के बाद आपको प्रोडक्टिविटी पर दोबारा कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आपका काम एकदम एफर्टलेस बन जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप इस एपिसोड को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और अपनी पूरी हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाकर देखो। बिकॉज प्रोडक्टिव होने का पहला फीचर यही होता है कि आप एक चीज़ को चूज कर सकते हो ओवर एवरीथिंग एल्स। आप एक चीज़ को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी बना सकते हो और जो भी काम आपके मोमेंट में ज़रूरी नहीं है आप उन सारे कामों को साइड रख सकते हो। लेकिन जो लोग अनप्रोडक्टिव होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार मैं इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ को कैसे चूज़ करूं। कभी काम करते हुए मेरा फ़ोन मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, कभी मेरे पेरेंट्स मेरे को कोई काम बोल देते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ को चूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। और इस तरह के लोग बोलते हैं कि इनके पास कोई फ्री विल नहीं है। और ये एक बहुत रोमांटिक आइडिया होता है उन लोगों के बीच जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल या फिर साइंटिफिक माइंडेड होते हैं, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट और ब्रेन सर्जन्स ये मानते हैं कि जो भी हमारा करंट एक्शन होता है वो बिल्ड होता है हमारे पास्ट एक्शंस के ऊपर। यानी जो भी आप अभी बोलोगे, जो भी आप अभी सोचोगे या फिर जिस तरह से आप बिहेव करने वाले हो, ये सारा बिहेवियर डिक्टेट करता है आपका पास्ट। अगर आप पास्ट में इतने ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थे तो चांसेस हैं कि आप इस मोमेंट में भी अनप्रोडक्टिव रहोगे। अगर आप पास्ट में गालियां देते आए हो तो चांसेस है कि आप अभी भी गाली दोगे और एकदम से अपनी हैबिट को नहीं बदल पाओगे। बहुत से ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा गया है कि जब भी हम अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करने वाले होते हैं, जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं या फिर जब भी हम कुछ सोचने वाले होते हैं, तब इन एक्शंस को लेने से पहले हमारे ब्रेन में जो साइनेप्सेस होते हैं, यानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल से कम्युनिकेट करता है और एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है, ये पार्ट पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। यानी अभी आपने कुछ बोला नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, कुछ करा नहीं है, लेकिन दिमाग ने पहले ही कमांड दे दिया है कि ये वाली बात बोल, इस तरह से सोच या फिर ये वाला एक्शन ले। और इसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए साइंटिस्ट बोलते हैं कि देखा, हमारे पास कोई फ्री विल है ही नहीं, हम चूज ही नहीं कर सकते एक डिफरेंट लाइफ को। और ये चीज़ एक हद तक सच भी है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। अगर एक बच्चा एक गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो देखते ही देखते अपनी किस्मत को बदल के अमीर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एक लॉन्ग टर्म स्केल पर देखें तो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज अगर वही गरीब बच्चा अपनी झोपड़ी से निकलकर एक ऐसे अमीर इंसान को देखता है जो अपनी बहुत अच्छी गाड़ी में से बाहर निकलता है और वो बस एक क्वेश्चन कर लेता है कि इस इंसान के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, इस इंसान को ये क्या पता है जिस वजह से ये इतना अमीर है जो मेरे को नहीं पता है। बस वो इतना क्वेश्चन कर ले और उसी पॉइंट से उसकी डेस्टिनी बदल सकती है। बिकॉज अगर उसके अंदर इनफ क्यूरियोसिटी, अगर उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसको तंग कर रहा है, तो वो सोचेगा कि मैं इस तरह के लोगों से खुद को सराउंड कैसे करूँ, मैं उस तरह के इंसान से ऐसे सराउंड कर सकता हूँ खुद को कि मैं उसका कार साफ करने वाला बंदा बन जाता हूँ। और अगर वो मेरे को रोज़ बस 2 मिनट बैठकर नॉलेज दे दे कि अमीर कैसे होना है, तो सब बदल जाएगा। क्योंकि वो नॉलेज लेने पर, वो वाले टूल्स लेने पर, जिस तरह से उसके साइनेप्सिस एक तरह से उसको कमांड कर रहे थे कि भाई तू ऐसे ही एक्ट कर, ऐसे ही बोल, इसी तरह की थिंकिंग रख, उसके साइनेप्सिस थोड़े टाइम बाद डिफरेंट कमांड्स देने लगेंगे और फिर वो डिफरेंट तरह से सोचने लगेगा, डिफरेंट तरह से बोलने लगेगा और डिफरेंट तरह से एक्ट करने लगेगा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ब्रेन को समझने पर नहीं मिल सकती, बिकॉज जब हम ब्रेन को काट कर देखते हैं या फिर ब्रेन को स्कैन करके देखते हैं, तब हमें वो चीज़ नहीं दिखती जिसके थ्रू हम डिसीजंस को लेने के केपेबल बनते हैं। और वो चीज़ होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को आप समझ सकते हो एज प्योर इंटेलिजेंस, यानी वो इंटेलिजेंस जिस पर पास्ट का कोई भी दाग नहीं लगा हुआ होता। अभी आप सोच रहे हो कि आप तो एक क्रिटिकल थिंकर हो और आप हर चीज़ को बहुत क्लियरली सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग जो है उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है किसी और चीज़ का। लेकिन जिस मोमेंट पर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, उसी मोमेंट पर आप अवेयर हो जाते हो कि जो आपका थॉट है, जो भी आप बातें बोलते हो, वो सब इन्फ्लुएंस्ड है दूसरे लोगों और दूसरी चीज़ों से। आप पकड़ पाते हो इस चीज़ को कि आप बार बार एक चीज़ को इसलिए ही बोल रहे हो क्योंकि आपने अपनी मम्मी को ये बोलते हुए सुना है। आप एक एक्सट्रीम वे में इसलिए ही एक्ट करते हो क्योंकि आप अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते और आपका एक्सट्रीम रिएक्शन उनके बिहेवियर के टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्स है। ये आपकी चॉइस नहीं है, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू हिम। और आप इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए ही करते हो जब आप किसी अमीर इंसान को देखते हो, बिकॉज वो इंसान आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है और आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। आपका जो भी बिहेवियर है वो प्रोग्राम्ड है दूसरे लोगों से और पास्ट की चीज़ों से। और तभी स्पिरिचुअलिटी का मेन गोल यही होता है कि हम खुद को अपने पास्ट से कैसे मुक्त करें। अभी आपको आपकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग और दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं। जैसे आप कुछ भी काम करने बैठते हो, आप कोई बुक पढ़ते हो, तब आपके अंदर से एकदम से अर्ज आती है कि इतना स्ट्रेसफुल काम क्यों कर रहा है तू, खुद को बोर क्यों कर रहा है तू, साइड बाय साइड कोई यूट्यूब वीडियो चला ले, कुछ खाने चला जा। ये क्या है? ये आपकी बायोलॉजिकल और आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोल रही है दैट स्ट्रेस इज बैड फॉर यू, ये काम मत कर, तू कोई आसान काम कर। आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग से, इस तरह के अपने पास्ट इन्फ्लुएंस से दूर करना है खुद को।
और आप इस प्रोग्रामिंग से खुद को दूर कैसे करोगे? इसको क्वेश्चन करके। सिंपल, जब भी कोई आपके अंदर से अर्ज आ रही है कि ये वाला काम मत कर, तू नेटफ्लिक्स चला ले, तब उस अर्ज को आपने क्वेश्चन करना है। आपने ये नहीं समझना कि ये अर्ज तो मैं ही हूँ, आपको उस अर्ज को दूर रखना है और उसको दूरी से देखकर क्वेश्चन करना है कि भाई कौन है तू, तू कहाँ से आया है, किसने तेरे को यहाँ पर भेजा है, अपना पता बता मेरे को। अपनी अर्ज को अपने से डिस्टेंस करके एक डिफरेंट एंटिटी समझकर क्वेश्चन करो, तब आप उससे दूर हो पाओगे और तब आप उसको भगा पाओगे। इवन अगर आप काम करने के लिए कोई ऐसा समय चुनते हो जहां पर आपको पता है कि इस समय पर पक्का कोई ना कोई आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, तब भी अपने उस बिहेवियर को क्वेश्चन करो कि मैंने यही टाइम क्यों चूज करा। अगर मैं सुबह 4-5 बजे उठता तो उसमें क्या दिक्कत थी, तब तो कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करता। क्या मेरी नींद पूरी नहीं होती? हाँ, शायद मेरी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन मैं दोपहर में फिर से सो सकता था, तो फिर भी मैं 4-5 बजे क्यों नहीं उठा? मे बी शायद मैं एक्चुअल में यही चाहता हूं कि कोई आकर मेरे को डिस्टर्ब करे ताकि मैं अपना काम ना कर पाऊं और मैं इवेंचुअली उन्हें ब्लेम कर पाऊं। इस तरह से आपको अपने हर बिहेवियर पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, अपनी हर अर्ज पर, अपनी हर डिस्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, और तब आपको पता लगेगा कि उनकी औकात क्या है और आपकी पावर क्या है। आपकी अर्जेस उतनी पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल आप उन्हें समझते हो, और आप उतने पावरलेस नहीं हो जितना आप पावरलेस खुद को समझते हो। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज़ रोड पर, और उस गाड़ी का एक मोमेंटम बना हुआ है, बट आपको एक टर्न लेना है, लेकिन जैसे ही आप साइड में देखते हो आपको दिखता है कि ये टर्न तो निकलने वाला है। अगर आप अभी मोड़ने की कोशिश करोगे गाड़ी को, तो गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बेस्ट मूव ये होगा कि आप पेशेंस रखो और पहले ही प्लान कर लो कि अगला कट जब आएगा तब मैं गाड़ी को मोड़ लूंगा। और कुछ इसी तरह से काम करती है फ्री विल। आप एकदम अभी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक प्लान है, आप चूज करने के केपेबल बन चुके हो और आप में विलिंगनेस है खुद को चेंज करने की, तो आप इवेंचुअली अपनी किस्मत को बदल सकते हो। और जो डिस्ट्रैक्शंस आपको तंग कर रही हैं अभी और आपको अनप्रोडक्टिव बना रही हैं, आप उनसे भी खुद को फ्री कर सकते हो। और तभी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने एक बार बोला था दैट माई फर्स्ट एक्ट ऑफ फ्री विल शैल बी टू बिलीव इन फ्री विल। अगर आप इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते कि आपके पास कोई फ्री विल है और आप एक डिफरेंट जिंदगी जीना चूज कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स जो आपकी आदतें हैं, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे। नाउ अगर आप ये पूछो कि आपको कभी भी किसी ने बताया क्यों नहीं कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप एक डिफरेंट जिंदगी को चूज कर सकते हो और जिन हालातों में आप पैदा हुए वो परमानेंट नहीं है, तो इसका रीज़न यही है कि आपके बचपन में आपके पेरेंट्स आपके आसपास एक बाउंड्री बना देते हैं कि बेटा ये रूल्स हैं, तुम्हें इतना ही सोचना है, इतना ही काम करना है, और अगर तुम कुछ और सोचोगे या फिर कोई भी ऐसा काम करोगे जिससे हम डिसएग्री करते हैं तो तुम्हें पनिश करा जाएगा। अगर हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम बस यहीं पर बैठो लेकिन तुम थोड़ा दूर खेलने जा रहे हो तो तुम्हें पनिश करा जाएगा। अगर हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें लाइफ में ये करना है लेकिन तुम बोलते हो कि लाइफ में तुम्हें कुछ और करना है तो तुम्हें पनिश करा जाएगा। तो एक बच्चे के दिमाग में ऐसे यही बैठ जाता है कि मेरे को इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जिंदगी भर डील करना है और मैं बस इतना ही सोच सकता हूँ। इस चीज़ के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है जहाँ पर बहुत सारे जर्मन शेफर्ड्स को लिया गया और उनको 3 अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा गया। पहले ग्रुप को एक ऐसे चेम्बर में रखा गया जहाँ पर उनको कंसिस्टेंटली शॉक दिया जा रहा था, लेकिन उनके पास एक ऐसा लीवर था जिसको जैसे ही वो दबाते वैसे ही शॉक आना रुक जाता। सिमिलरली दूसरे ग्रुप को भी एक ऐसे चेम्बर में रखा गया जहाँ पर उनको कंसिस्टेंटली शॉक दिया जा रहा था और उनके पास एक लीवर था, लेकिन वहाँ पर कैच ये था कि वो लीवर खराब था, तो वो बेचारे जितना मर्जी उस लीवर को दबाते जाएं शॉक रुक ही नहीं रहा था। और तीसरे ग्रुप को एक ऐसे चेम्बर में रखा गया जहां पर कोई शॉक या फिर कोई लीवर था ही नहीं, और ऐसा करने के बाद हर डॉग को एक एक करके एक बड़े बॉक्स में रखा गया जिसके बीच में एक डिवाइडर था। एक साइड पर उन्हें शॉक दिया जा रहा था लेकिन दूसरी साइड पर कोई शॉक नहीं था। और वहां पर यह चीज ऑब्जर्व करी गई कि जिन डॉग्स के पास वो लीवर था जिसको दबाते ही शॉक रुक रहा था और जिन डॉग्स को कोई शॉक दिया ही नहीं गया वो जल्दी से छलांग मारकर बॉक्स की दूसरी साइड पर चले गए और उनको शॉक मिलना बंद हो गया। लेकिन जिन डॉग्स के पास एक खराब लीवर था और उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि वो जितना मर्जी ट्राई कर लें, कुछ भी कर लें, शॉक बंद ही नहीं होना, उन्होंने कोई छलांग मारी ही नहीं और वो बेचारे शॉक में ही बैठे रहे। उनको करंट लगता रहा जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट रुका नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि हेल्पलेसनेस सीखी जाती है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच हम किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये बस एक इल्यूजन है। जैसे एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है फ्लो, और उसके ऑथर मी हाय अपनी बुक के लिए रिसर्च कर रहे थे और जो भी लोग टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी जैसी फील्ड्स में टॉप पर थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल था, वो उन सब लोगों को इन्वाइट कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे को आपका इंटरव्यू लेना है, मेरे को आपका इंटरव्यू लेना है क्योंकि मेरे को अपनी बुक लिखनी है। तो ऐसे ही एक बंदे का उनके पास रिप्लाई आया कि देखो मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता, लेकिन मेरे डेस्क के पास एक बहुत बड़ा कचरे का डिब्बा है जिसमें मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे इन्विटेशंस को फेंक देता हूँ और यही मेरे प्रोडक्टिविटी का राज है। ये पूरी चीज़ उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी है कि ये होता है प्रोडक्टिविटी का मतलब, कि आप 99% अपॉर्चुनिटीज़ और 99% चॉइसेस को नो बोलते हो।
जो लोग अनप्रोडक्टिव होते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं दैट आई हैव टू डू ऑल दिस, मेरे को ये काम भी करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, मेरे दोस्त भी मेरे को घूमने के लिए बुला रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी मेरे को ये बोल रहे हैं कि ये काम कर। और अगर मैं किसी भी चीज़ को मना करता हूँ तो मेरा हर चीज़ में ही लॉस है। अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बार बार मना करता हूँ तो मैं उनके बीच में अनपॉपुलर हो जाऊँगा। अगर मैं अपने पेरेंट्स को कोई काम करने से मना करता हूँ तो वो बोलेंगे कि यार तू कितना बदतमीज़ हो गया, हमारी कोई सुनता ही नहीं है तू। और अगर मैं अपने काम या फिर अपनी पढ़ाई को ना बोलूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखना होता है कि यार ट्रेड ऑफ तो हर जगह ही है, कुछ ना कुछ लॉस तो मेरे को झेलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं किस लॉस के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ और कौन सा लॉस मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे अगर हम वॉरेन बफेट की पोर्टफोलियो को भी देखें तो उनका 90% नेटवर्थ आती है उनके 10% स्टॉक्स से। सोचो इस चीज़ के बारे में, जितने भी वो स्टॉक्स ओन करते हैं उनमें से सिर्फ 10% ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से जाना जाता है उनको। और आपको हर मोमेंट अपनी लाइफ में भी उस 10% को ढूंढना होता है कि मेरे 10 कामों में से वो एक काम ऐसा कौन सा है जिसको अगर मैं करूंगा तो बाकी सारे काम उसके आगे फीके हैं, और अगर मैंने उसको नहीं किया तो उसमें मेरा सबसे बड़ा लॉस है। आपको पता है आज के इतने सारे रिलेशनशिप्स फेल क्यों होते हैं? आप बोल सकते हो कि यार कल्चर हमारा ऐसा हो गया है, हमारे विचार ऐसे हैं, उल्टी सीधी आइडियोलॉजीज लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। और हाँ, ये एक हद तक सच भी है, लेकिन अगर हम और डीपली जाकर सोचें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई ना कोई बेहतर इंसान मिल सकता है हमें। हम ये चूज़ ही नहीं कर पाते कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है। हमने एक लिस्ट बना ली है कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए एक इंसान में, लेकिन कोई भी इंसान हमारी पूरी लिस्ट को टिक लगा ही नहीं पाता है। तो कभी हम सोचते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें इसमें हैं, थोड़ी सी चीज़ें उससे मिल जाएंगी, और हम हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं, हमेशा हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं चीज़ों से। हम चूज़ ही नहीं कर पा रहे कि इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हमें एक इंसान में चाहिए उसमें से कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। इसी वजह से आज हर कोई हर किसी को डेट करना चाहता है, बिकॉज हमारे अंदर एक क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें अपने रिलेशनशिप से एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। और हम इस चीज़ के बारे में सॉर्ट ऑफ क्लियर नहीं हो सकते कि हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हम अपने रिलेशनशिप में या फिर हमें अपनी लाइफ से ये चीज़ चाहिए। हमें 100% क्लियर होना है, हमें क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये चीज़ है जो मेरे को अपने रिलेशनशिप से, अपनी फ्रेंडशिप से या फिर अपनी लाइफ से चाहिए। जैसे एक कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो जहाँ पर कोई मिशन स्टेटमेंट है ही नहीं, वहाँ पर मोटो क्लियर नहीं है। एक कंपनी बोलती है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश करना है, हम एनवायरनमेंट को भी सेव करना चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर कुछ काम करना है। 4-5 उनकी मिशन स्टेटमेंट्स हैं, और इस चीज़ के बीच में एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होता कि भाई हम किस चीज़ के लिए काम करें। और एक क्लियर पर्पस ना मिलने की वजह से वो अपने ही पर्पस बनाने लगते हैं, और वो अपने मैनेजर को खुश करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई बोनस वोनस मिल जाए, या फिर कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स में वो फंस जाते हैं। और यही सेम चीज़ हम भी करने लगते हैं जब हमें अपना पर्पस क्लियर नहीं होता। हम खुद को सोशल गेम्स में फंसा लेते हैं, हम दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, हम दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी हम किसी वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके अगले एपिसोड में क्या होगा। इन सारी चीज़ों के बीच में हम डिस्ट्रैक्टेड तभी रहते हैं जब हमें क्लियर नहीं होता कि एक वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ऊपर है हमारे लिए, किस चीज़ के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, किस चीज़ को अगर हमने गिव अप कर दिया, किस चीज़ पर अगर हमने अपना फोकस नहीं डाला तो हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। बस उस एक चीज़ को अगर आप एक मोमेंट में चूज़ करो तो अनप्रोडक्टिव होने का सवाल ही नहीं होता। अपनी बुक एसेंशियलिज्म में ऑथर एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं सोचो आपके पास एक अलमारी है जिसमें 90% कपड़े ऐसे हैं जिनको आप बहुत रेयरली पहनते हो, लेकिन जब भी आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि किन कपड़ों को निकाला जा सकता है और किन कपड़ों को एक्चुअल में रखना चाहिए, तब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। बिकॉज जो भी हमारी चीज़ होती है हम उसकी एक्चुअल वर्थ से उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बिकॉज वो हमारी चीज़ है तो हमें लगता है बहुत वैल्यूएबल है और इसको फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन वो एक ट्रिक बताते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे सोचो कि ये कपड़े तुम्हारे हैं ही नहीं, और अगर ये तुम्हारे नहीं होते तो तुम इसको पाने के लिए कितना पैसा देते हैं, और इससे ये पता चलेगा कि उस कपड़े की एक्चुअल वर्थ क्या है, और जो कपड़े आपको पहनने नहीं हैं अब आप उन्हें अलग कर पाओगे। और यही सेम चीज़ आपने अपने काम के साथ करनी है। आपने क्वेश्चन करने की अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास नहीं होती तो मैं कितना काम करता या फिर कितना पे करता इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और इससे उस अपॉर्चुनिटी की एक्चुअल वर्थ पता लगेगी कि क्या वो रिप्लेसेबल है, क्या वो दोबारा अपॉर्चुनिटी बाद में आ सकती है, या फिर वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अभी ही पकड़ लेना चाहिए। और इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि 99% अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ही होती हैं जिनको अभी उतना आपको अटेंशन देना ही नहीं चाहिए, और वो काम आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन मे बी शुरू में आपके लिए चीज़ों को ना बोलना आसान ना हो और आपको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए हो, बिकॉज जब भी हमारा बॉस, जब भी हमारा फ्रेंड या फिर जब भी हमारा कोई रिलेटिव हमें इन्वाइट करता है कि कहीं घूमने चलते हैं, या फिर वो हमें कोई काम देते हैं, तब हम उन्हें मना नहीं कर पाते बिकॉज हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। और आउट ऑफ दिस फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हम फील ऐसा करते हैं कि यार हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। जब हम खुद अनक्लियर होते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है,
मतलब कोई भी अनप्लान्ड चीज़ हमारे रास्ते में आकर हमें अपने काम से भटका देती है, लेकिन हमारी लैक ऑफ क्लैरिटी हमें अपने काम को सेकंड गेस करने पर मजबूर करती है। और हम सोचते हैं कि अगर हम अपने काम को थोड़ी देर के लिए छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ चले भी गए तो क्या हो गया। अगर हम काम करने के साथ साथ एक यूट्यूब वीडियो चला लेते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, तो उसमें क्या ही गलत बात है। लेकिन हमारी यही बुरी आदत कंपाउंड होकर हमें एक अनप्रोडक्टिव इंसान बना देती है। और जो भी इंसान लाइफ में कुछ भी बड़ा करता है उसका तरीका यही होता है कि वो 99% अपॉर्चुनिटीज़ को ना बोलता है और वो बस अपनी प्रायोरिटी को हाँ बोलता है। दिस इज़ वॉट रियल प्रोडक्टिविटी इज़। इवन आदि शंकराचार्य ने भी अपने काम भजा गोविंदम में इतनी बड़ी बात बोली है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। यानी अगर आप अपना फोकस एक जगह पर लॉन्ग इनफ ड्यूरेशन के लिए मेंटेन कर सकते हो तो आपके लिए मुक्ति गारंटीड है। जिस तरह से आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हो सन की एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी चीज को जलाने के लिए, वैसे ही जब आप अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित करते हो तब आप अपने हर झूठ को जला पाते हो और जो आपका सच है आप उस तक पहुंच पाते हो। अगर आप मेरे किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर मेरे से डायरेक्टली मेंटर होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।